Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 11, 2024 and the day is Friday. सबसे पहले तो हम हेडलाइंस देखते हैं। आपको पता ही है कि कल रतन टाटा जी का देहांत हो गया। उसके बाद कल उनको फेयरवेल दिया। पूरे भारत ने ही नहीं, पूरे विश्व ने उनको फेयरवेल दिया। पॉलिटिशियंस, इंडियन सेलिब्रिटी सब कोई आए थे उनको लास्ट रिस्पेक्ट पे करने के लिए और उनकी लेगेसी को जो है वो फुल्ली ऑनर किया गया। कौन सा ऑनर दिया गया? तो फुल स्टेट ऑनर दिया गया उनको, ठीक है। और आपको पता है वो 86 ईयर की उम्र में उनका देहांत हुआ है। और अगर हम लोग टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं। टाटा इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल से लेकर के टाटा नैनो, ऑल्दो वो फेल हो गई, पर टाटा नैनो इंडिया की चीपेस्ट कार तो थी ही। तो इसके पीछे जो सोच थी कि इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर इनकम भी गाड़ी को ले सके 1 लाख में, दिस इज ऑल्सो एन इनोवेशन। ऑल्दो ये फेल हो गई पर ये इनोवेशन था। उसके अलावा और भी कई ऐसे इनोवेशंस हुए थे। जब टाटा ग्रुप ने आपने सुना होगा BSNL एक टाइम पे इकलौती कंपनी थी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी, तो टाटा ने इसको खरीदा था। और इसके जो रेसिडुअरी स्टेक्स थे ना, शेयर्स थे, वो मेन शेयर से ज्यादा बिके थे, तो वो टाटा की वजह से हुआ था। ओके, तो आप जान सकते हो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन थी। इसी से रिलेटेड हेडलाइन थी। दूसरी अब हम लोग न्यूज अंदर डिटेल में देखते। तो ये पहला न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख सकते हैं। हम लोग का पहला न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर अनवील्स 10 पॉइंट प्लान टू स्ट्रेंथन इंडिया आसियान रिलेशंस। इंडिया एशियान बोलो, आसियान बोलो, मैं इसको आसियान बोलती हूँ। तो आपको बता दूं कि क्या हुआ है। आसियान इंडिया लीडर समिट हुआ है कहाँ पे? तो लाओस के कैपिटल वियंतियन में, ठीक है। ये कब हुआ? तो कल हुआ। ये 21st आसियान इंडियन समिट था जो लाओस में हुआ था। तो आपको याद रखना, एग्जाम में अगर आता है आसियान इंडियन समिट कहाँ हुआ था, तो वियंटाइन में हुआ था। और वियंटाइन किसका कैपिटल है? तो लाओस का कैपिटल। और कितना नंबर था ये? 21वां था। यहाँ पे एक 10 पॉइंट प्लान अनाउंस किया इंडिया ने, जो इंडिया और आसियान के बीच के रिलेशंस को और अच्छा करेगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है? तो रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, पैलेस्टीन इजराइल इशू हो गया, उस टाइम इस तरह के क्लोज रिलेशंस रखना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी जी ने एक्स पे ट्वीट भी किया, जो कि पहले ट्विटर था, कि बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई पीएम इशिबा के साथ, ठीक है। जो उनसे मिले वो कुछ दिनों के लिए आफ्टर ही बिकेम जापान पीएम, ठीक है। जापान के पीएम बनने के बाद उनकी बहुत अच्छी इनके साथ मीटिंग हुई है। मोदी जी इनसे मिले। क्या नाम है इनका? शिगेरू इशिबा। तो हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? तो शिगेरू इशिबा, नाम याद रखना है, ओके। तो शिगेरू इशिबा से मिलके उन्होंने कहा काफी प्रोडक्टिव मीटिंग रही और इस वजह से ये लोग सारे मिले थे। डिफेंस लिंकेज की बात की थी और जापान का जापान के साथ ये पहली ओवरसीज ट्रिप थी इंडिया की जब न्यू पीएम बने हैं उसके बाद। 21st आसियान इंडियन समिट में मोदी जी ने 10 पॉइंट प्लान जो दिया है, वो क्यों दिया है? क्योंकि आपको पता होगा इंडिया अपनी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी निकालता है, ठीक है, जिसमें आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग, ठीक है, 2025 एज आसियान इंडियन ईयर ऑफ टूरिज्म, डबलिंग द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा यूनिवर्सिटी एंड अदर। मतलब ये सारे कुछ 10 पॉइंट्स इस पे हम लोग बात करेंगे। आपको पता ही होगा इंडिया का 2 पॉलिसी है, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट। ये सब में हम लोग क्या करते हैं ना, और हम लोग ग्लोबल साउथ के एक बहुत बड़े लीडर है। मैंने आपको कई बार ग्लोबल साउथ बता दिया है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ के बहुत बड़े लीडर है। अब इंडिया को ये सारे नेशंस के साथ, अपने पड़ोसी के साथ बना के रखना पड़ेगा ताकि चाइनीज हॉस्टिलिटी या जो भी एक्सटर्नल अग्रेशन है उससे हम लोग बच के रह सके, ठीक है। तो यही 10 पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। पहला है कि सेलिब्रेट करेंगे 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के तौर पे, ठीक है। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई चीज। दूसरा क्या है, ये 10 पॉइंट्स प्लान हम लोग एक बार देख लेते हैं। दूसरा ये है कि सेलिब्रेट करेंगे 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, जिसमें इंडिया जो है $5 मिलियन टूवर्ड्स देगा इस ज्वाइंट एक्टिविटी के। दूसरा, अ डेकेड ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सेलिब्रेट करेंगे पीपल सेंट्रिक एक्टिविटीज में, जिसमें यूथ समिट, स्टार्टअप फेस्टिवल, हैकाथॉन होगा, म्यूजिक फेस्टिवल होगा, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक और दिल्ली डायलॉग होगा, ठीक है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 1 डेकेड हो गया है, 10 साल हो गया है। ऑर्गेनाइज करेंगे आसियान
इंडिया विमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, जिसमें आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के अंदर एक फंड बनेगा, जिस फंड के अंदर विमेन साइंटिस्ट को एक क्या बोलते हैं, विमेन साइंटिस्ट के डेवलपमेंट की बात की जाएगी, कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। डबल किया जाएगा नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स एट नालंदा यूनिवर्सिटी, और प्रोविजन होंगे नए स्कॉलरशिप के आसियान के स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में। तो आपको पता है अभी नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया है, बेस्ट यूनिवर्सिटी अभी आप बोल सकते हैं इंडिया की। उसका एक बार वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे जाके, इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ही नहीं, इसके अंदर काफी अलग अलग चीजें की गई हैं, अलग अलग कोर्सेज डाली गई हैं। इसका एग्जाम भी थोड़ा अलग पैटर्न पे लिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स को लिया जा रहा है। यहाँ पे आपको टोइफेल और आईएल्स के एग्जाम का नाम आपने सुना होगा, वो सारे एग्जाम्स देने पड़ेंगे जो कि फॉरेन लैंग्वेज के लिए होते हैं। TOEFL, टोइफेल नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये सारे लैंग्वेज के फॉरेन एग्जाम होता है। और आईएल्स, आईलेट बोलते हैं, बट इसको पढ़ना चाहिए आईएल्स, टी साइलेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए थी। उसके बाद हम मैं बताती हूँ आपको दूसरा कौन सा है। तो रिव्यू किया जाएगा आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट 2025। इनहैंस किया जाएगा डिजास्टर रेजिलियंस फॉर विच इंडिया विल मेक अवेलेबल $5 मिलियन। आपको पता है आसियान वाली सारे कंट्रीज जो है वो कहाँ पे है, वो आपकी ऐसी जगह पे जो समुद्र से लिंक होती हैं, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को मैप पे। तो इनिशिएट किया जाएगा एक न्यू हेल्थ मिनिस्टर ट्रैक टूवर्ड्स बिल्डिंग हेल्थ रेजिलियंस। इनिशिएट किया जाएगा एक मैकेनिज्म आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग का, जिसमें साइबर और डिजिटल स्पेस को स्ट्रेंथन किया जाएगा। वर्कशॉप लाई जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन पे। इनवाइट किया जाएगा आसियान लीडर्स को टू ज्वाइन द प्लांट ट्री फॉर मदर कैंपेन। ये बड़ा अच्छा कैंपेन है कि प्लांट ट्री फॉर मदर, कौन मदर, मदर अर्थ के लिए एक पेड़ लगाओ, ठीक है। तो ये सारे कुछ 10 पॉइंट थे। अभी जो टेंशन है इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी को में लेकर, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है इंडिया आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी की। इस किस कॉन्टेक्स्ट में, तो आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जो सपोर्ट करेगा इंडिया की एक्टिव पॉलिसी को। और ये रीअफर्म करेंगे इंपॉर्टेंस किसकी, प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी, मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और बाकी लॉफुल यूजेस सी की। क्योंकि आपको पता ही है, चलो मैं तब क्या बोल रही हूँ, आपको मैप ही दिखा देती हूँ। ये देखो मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पे आपकी आसियान कंट्रीज है, ठीक है। कौन कौन सी है, 10 कंट्रीज आती हैं आसियान में। चलो उससे पहले थोड़ा आसियान के बारे में बता दूं। आसियान जो है वो एसोसिएशन ऑफ जो है वो साउथ ईस्ट कंट्रीज है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, आसियान के बारे में। तो आसियान में टोटल ना 10 मेंबर्स हैं, ओके, 10 मेंबर्स। आसियान की अगर फुल फॉर्म हो तो वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसमें 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन की, तभी आसियान नाम है इनका। इन्होंने 8 अगस्त को 1967 में आसियान डिक्लेरेशन साइन करी थी और उसके बाद आगे थे। फाउंडिंग मेंबर 5 थे। वो कौन से 5 फाउंडिंग मेंबर थे, तो वो मलेशिया था, फिलीपीन थे, PHILIPINES फिलीपींस, सिंगापुर था, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ हड़बड़ी में, आप समझ ही जाओगे। सिंगापुर था, उसके बाद थाईलैंड था और इंडोनेशिया था। ये 5 कंट्रीज थी जो फाउंडिंग मेंबर थे इसके, ठीक है। और फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज बढ़ती हैं और 10 कंट्रीज हो जाती हैं। तो ये कुछ आसियान के बारे में था। 10 मेंबर्स हैं इसके और 2 ऑब्जर्वर नेशंस है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से 2 ऑब्जर्वर नेशंस हैं, ठीक है। तो चलो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा मैं ऐप में दिखा देती हूँ। देखो ये देखो, यहाँ पे आपके आसियान कंट्रीज है, ठीक है। वो जो 10 कंट्रीज है यहाँ पे है। ये देखो, ये रहा इंडोनेशिया, दिख रहा आपको। उसके बाद इधर मलेशिया हो गया, उसके बाद फिलीपींस हो गया, उसके बाद सिंगापुर हो गया, उसके बाद इधर सिंगापुर है, उसके बाद आपका थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, यहीं यहीं पे हो रही है आपकी वो मीटिंग, लाओस हो गया। उसके बाद ब्रुनेई है इधर, यहीं यहाँ पे ऊपर में ब्रुनेई है, बट दिख नहीं रहा। चलो मैं अच्छे से मैप में दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे ना मलेशिया है ना, यहीं पे ऊपर में ब्रुनेई होता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्रुनेई होता है, ओके, ब्रुनेई है। तो ये सारे कुछ साउथ ईस्ट एशियन है, 10 ऐसे कंट्रीज आते हैं जो आसियान के यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी आसियान की।
और फिर कुछ इसके डायलॉग पार्टनर हैं, कुछ नॉन ऑब्जर्वर जो है वो मेंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये सारे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन यहाँ पे लाई कर रहे हैं आपके, ठीक। और यहाँ पे साउथ चाइना सी भी आपको पता है, इधर साउथ चाइना सी, और यहाँ पे खाली चाइना जो है वो लड़ाई करता रहता है और कुछ काम है नहीं चाइना के। तो इस वजह से यहाँ पे इस रीजन पे सेफ्टी बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है किसकी, समुद्री एरिया में। ओके तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो जाते हैं। वो जो 10 पॉइंट थे जो हमारे पीएम जी ने रेस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया आसियान ने और भी जगह में अग्रीमेंट दिया है, ये तो चलो ठीक है, आपको पता है ये इंडो पैसिफिक रीजन में है, तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स बना के रखना ही पड़ेगा। पर इसके अलावा भी इंडिया आसियान इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G टेक्नोलॉजी, 5G से अब 6G जाएगा ना, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम पे भी स्पेशल एम्फेसिस देगा कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से पूरा वर्ल्ड इसको दे रहा है। 10 मेंबर्स जो आसियान के वो कौन है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। ये गैदर किए थे सिविल अमिड द सिविल वॉर इन म्यांमार एंड टेरिटोरियल टेंशन ऑफ साउथ चाइना सी के टाइम। म्यांमार अपना फॉरेन मिनिस्ट्री के परमानेंट सेक्रेटरी को इस समिट में भेजा। इट्स अ फर्स्ट हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन एट द समिट इन 3 years आफ्टर आसियान बार्ड इट फ्रॉम सेंडिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। 2021 में आसियान ने मना कर दिया था म्यांमार को कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए, लेकिन म्यांमार ने फर्स्ट टाइम अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के परमानेंट सेक्रेटरी को भेजा। क्यों? म्यांमार में आपको पता है ना क्या हुआ है, म्यांमार में जो है वो आंग सान सू की को हटा दिया गया है और वहां पे मिलिट्री कू हो गया था, ठीक है, मिलिट्री कू हो गया था और जो गवर्नमेंट है वो उसको मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया। तो म्यांमार में भी बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। म्यांमार पे मुझे बहुत दुख होता है इस बात को लेकर कि वर्ल्ड के हर कंट्री में जो भी प्रॉब्लम हो रही, चाहे अफगानिस्तान में हो रहा हो, रशिया में हो रहा हो, इजराइल में हो रहा हो, उस पर ध्यान दिया जाता है, बट म्यांमार खुद जल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बट ये एक ऐसी कंट्री है दैट नीड्स आर विजन एंड आर हेल्प इक्वली। इंडिया बहुत हेल्प करता है हद तक, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोगों के लिए जानना। नेक्स्ट न्यूज ये है कि हान कांग जो कि साउथ कोरिया की एक्सपेरिमेंटल नॉवेलिस्ट थी, ठीक है, उनको मिला है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर और इनको 2016 में मैन बुकर प्राइज भी मिला था अपने नोबेल वेजिटेरियन के लिए। तो ये साउथ कोरियन ऑथर हैं जो 2024 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीती अपने इंटेंस। जब भी नोबेल प्राइज कोई जीतता है ना तो नोबेल कमेटी कुछ बोलती है, ठीक है, वो बॉडी कुछ बोलती है। तो बॉडी ने कहा है हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इनकी स्पेशलिटी क्या है ना हान कांग की, कि हान कांग जो है ना वो हिस्टोरिकल ड्रामा प्रोज जो होती है, पोएटिक वे में हिस्टोरिकल ट्रॉमा जो होता है और ह्यूमन लाइफ को एक ऐसी जगह ले आती है जो कि बहुत ट्रोमैटिक होता है और रियलिटी दिखाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी अभी बैटरी टैबलेट की डिस्चार्ज हो गई है तो मैं आप लोगों को फटाफट बता देती हूँ, नहीं तो पता चला ये टैबलेट ही बंद हो जाएगा। इनके पास एक यूनिक अवेयरनेस है कनेक्शंस का बिटवीन बॉडी और सोल, लिविंग और डेड। उनका जो पोएटिक और एक्सपेरिमेंटल साइड है ना वो एक इनको कंटेम्पररी इनोवेटर बनाता है, ठीक है। इनका एक अलग सा स्टाइल है। ये पहली साउथ कोरियन और 18वीं विमेन है जिसने नोबेल लिटरेचर प्राइज जीता है, पहली साउथ कोरियन, तो बहुत बड़ी बात है इनके देश के लिए, ठीक है। और 18वीं विमेन। अपना करियर इन्होंने 1993 में स्टार्ट किया था, नंबर ऑफ पोएम्स लिखी थी इन्होंने मैगजीन लिटरेचर सोसाइटी में, और 1995 में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखी थी लव ऑफ यूसो, ठीक है। 2016 में इनकी एक नोवेल थी वेजिटेरियन। इस नोवेल को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में और इसको इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू मिला था। और इसमें क्या था, आफ्टर स्ट्रगलिंग विथ ग्रूसम, इन्होंने बहुत मेहनत से इसको लिखा था, इनको बहुत सारा काम करना था, तो ये बहुत स्ट्रगलिंग टाइम पर इन्होंने ये चीज लिखी थी वेजिटेरियन, ठीक है। और इस बुक के वजह से इनको जो है वो मैन बुकर प्राइज भी मिला था। मैंने आप लोगों को समझाया था, मैन बुकर इंटरनेशनल सब अच्छे से समझाया था, ठीक है। तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने लास्ट ईयर डिस्क्राइब किया था कि कैसे वेजिटेरियन लिखने में उनको डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ में जा रही थी और वो क्वेश्चन कर रही थी कि क्या ये नोबेल सरवाइव कर भी पाएगा कि नहीं। पर आज देखो उनको नोबेल प्राइज मिला। तो लाइफ में ना ये कहानी देती है आपको कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी कंडीशन आए, ठीक है। आपको पता है हमारी बुक है करंट अफेयर की जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तर्कश है,
PYQ आपको तो पता ही है। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है स्लो ड्रामेटिकली। देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, कितने साल तक इंसान जी सकता है, ठीक है। तो डेकेड्स ऑफ राइजिंग बढ़ रहा था कि इंसान कितने दिन तक जी सकता है। मेडिकल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद अब ये स्लो डाउन करने लगा है अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज एक्सटेंडेड ड्रामेटिकली 80 से 100। if है ये, ठीक है। तो रेडिकल न्यू मेडिसिन विच कैन स्लो द एजिंग आर रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट फॉर कॉमन किलर ऑफ हार्ट अटैक। स्टडी एनालाइज एनालिसिस में क्या बोला गया है ना कि ये जो है वो बढ़ते बढ़ते घट गया है। तो ये स्टडी कैसे की गई थी, तो इसमें कैरी किया गया था लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कलेक्टेड बिटवीन 1990 से 2019 तक फॉर सम ऑफ द रीजन्स वेयर पीपल यूजुअली लिव लॉन्गेस्ट। कहाँ लॉन्गेस्ट जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, हांगकांग में, जापान में, साउथ कोरिया में, स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, यहाँ पे बहुत लंबा जीते हैं। यहाँ पे नेचुरल स्टेटिस्टिक्स यूएस वगैरह से डेल्व करके कंट्री के जो है वो बाकी कंट्रीज में से यूएस वगैरह में उतना नहीं है, बट यहाँ पे है, तो यहीं से स्टेटिस्टिक्स ली गई थी। फाइंडिंग्स क्या दिखी, तो फाइंडिंग्स ये दिखी कि 20वीं शताब्दी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है, क्योंकि इनोवेशंस हुई हेल्थ में। स्पेशली 1920 से 2020 में ह्यूमन जो लाइफ स्पैन है वो दुगना हो चुका है। इस पीरियड को रेडिकल लाइफ एक्सटेंशन प्रॉम्प्ट किया एक ट्रेंड का, जिसमें मोस्ट पीपल बॉर्न आफ्टर 2000 वुड सर्वाइव टू 100 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। बोल रहे हैं कि 2000 के बाद जो जन्मे वो 100 साल तक जी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी हाउएवर ये अनलाइकली है, नए स्टडी के हिसाब से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द लॉन्गेस्ट लिविंग रीजन रोज ओनली 6.5 ईयर्स बिटवीन 1990 टू 2090, सिर्फ 6.5 ईयर्स ही बढ़ा है। उनकी टीम ने कहा गर्ल्स बोर्न इन रिसेंट ईयर इन द रीजन हैव ओनली 5.3% ऑफ चांसेस टू सर्वाइव 100 ईयर्स, और लड़कों को सिर्फ 1.8% चांस है। लड़कियां ज्यादा लंबा जी सकती हैं लड़कों के मुताबिक, तो अब आप देख लो, ठीक है। दिस मीन्स दैट ऑल्दो मॉडर्न मेडिसिन हैज हेल्प्ड मेनी पीपल लिव इन 70s 80s इवन 90s, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुश्किल है फर्दर पुश करना, ठीक है। यही सिंपल सी चीज है। तो हम डिक्लाइनिंग फंक्शन देख रहे हैं इंटरनल ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। अगर हमारा ऑर्गन सिस्टम ही फेल करेगा तो हम नहीं जी पाएंगे। तो ओनली वे जिसमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 टच कर सकता है वो तब होगा जब साइंटिस्ट कुछ एज स्लो करने का टेक्निक वगैरह ढूंढ ले, कुछ ऐसा ढूंढ ले। अभी टेस्टिंग हो रही है मंकी और चूहों पे लाइफ स्पैन बढ़ाने की, बट हम लोगों के ना, हम ह्यूमंस की ये लालच होती है ज्यादा जीने की, ठीक है। तो वही लालच की बात है। और बाकी देख लो आप, लड़कियां थोड़ा ज्यादा जीती हैं, कम टेंशन लेती हैं शायद, मतलब टेंशन तो ऐसे दोनों ही लेते हैं। ये तो एक अलग ही डिबेट है, इस पे मैं चली गई तो फिर तो कमेंट सेक्शन में जंग छिड़ जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्टडी थी जो आपके लिए जाना जरूरी था। दूसरा है कि मैंने आपको बताया था कि सहारा में कल बताया था कि बारिश हुई थी, वैसे अंटार्कटिका में ग्रीन पैचेस आ गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं साइंटिस्ट को। कल ही मैंने आपको समझाया था क्या, ये सिंपल वही चीज है। इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग माउंटेनस अंटार्कटिका जो साउथ अमेरिका के पास है, वहां 10 टाइम ज्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज हुआ है, 10 टाइम ज्यादा। ये देखो मैप में, देखो यहाँ है आपका अंटार्कटिका, इस तरफ है, ठीक है, सदर्न ओशन यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है, इस तरफ, ठीक। तो अंटार्कटिक में अगर इस तरह से आप देख सकते हो कि 10 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ा है, तो ये बहुत टेंशन की बात है। 2023 की एक स्टडी ने पब्लिश किया नेचर जर्नल में, फाउंड किया है कि जो वार्मिंग है ना कॉन्टिनेंट की, वो ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज। ये आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो जब भी आपको क्वेश्चन आए। आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन यूएन जो है, उन्होंने क्या बोला है, वो एक बॉडी है जो एडवांस करती है साइंटिफिक रिसर्च, उसने एस्टिमेट किया है कि अर्थ एज अ होल इज वार्मिंग एट अ रेट ऑफ 0.14 से 0.8 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड पे, और आर्कटिक खुद में दुगना हो रहा है। वर्ल्ड अगर 0.14 1.8 है तो उससे दुगना रेट पे 0.22 0.32 सेल्सियस से आर्कटिक गर्म हो रहा है। तो बहुत खतरनाक चीज है ये जो सिचुएशन है ना अंटार्कटिक पेनिनसुला की, ये वर्स्ट है रेस्ट ऑफ अंटार्कटिक से, ठीक है। ये वार्म कर रहा है 5 टाइम फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज, और अंटार्कटिक पेनिनसुला ऑलमोस्ट 3 डिग्री गर्म हो चुका है 1950 से। हम लोग यहाँ पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 डिग्री 2 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये 3 डिग्री बढ़ाओ। अंटार्कटिक में ना एक्सपीरियंस किया जा रहा है रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव, स्पेशली ड्यूरिंग द हाइट ऑफ विंटर सीजन। विंटर सीजन में भी अभी गर्मी देखी जा रही है। कॉन्टिनेंट में 10 डिग्री सेल्सियस हाइयर टेम्परेचर है देन नॉर्मल, अप टू 28 डिग्री सेल्सियस ऑन सर्टेन डेज। आप सोच सकते हो 28 डिग्री अंटार्कटिक में, सोचने की बात है। इट्स वे टू मच, वे टू हाई,
ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है। मार्च 2022 में अंटार्कटिका ने एक्सपीरियंस किया था अपना सबसे इंटेंस हीट वेव, 39 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल चला गया। तो स्टडी ने क्या फाउंड किया, स्टडी ने सैटेलाइट इमेजरी की तरह देखा कि वेजिटेशन बढ़ रही है अंटार्कटिका में, गर्मी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स आपको बता दो अंटार्कटिका में जो है ना तुंद्रा वेजिटेशन से टाइगा वेजिटेशन होती हैं, जो कि ऐसी वेजिटेशन जो कहीं नहीं उग सकती क्योंकि वो इतना ठंडा। अब यहाँ पे आपको घास वास दिखने लग जाए तो खतरनाक तो होगा ही। मॉसेस और लाइकन्स ने कवर कर लिया है 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को 1986 से, जो वहां पे नहीं उगनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो ग्रीनिंग का रेट है ना ये बढ़ गया है 30% से 2016 से 2021 के बीच में। एक्चुअली दो ऑल्दो द एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय प्लांट इज टाइनी, परसेंटेज इंक्रीज इन द कवर इज एस्टोनिशिंग। ठीक है, परसेंटेज कवर बहुत ज्यादा बढ़ा है। ओके, नंबर कम है, एरिया कम है, पर परसेंटेज में हम लोग देखते हैं वो ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये राइजिंग टेम्परेचर अंटार्कटिका का रिजल्ट हो रहा है रैपिड डिक्रीज इन द सी आइस। आइस भी बहुत जल्दी से पिघल रहा है वहां पे, साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया है कि बहुत तेजी से। एक यूएस नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बोला वार्मर ओपन सीज के वजह से वेटर कंडीशन होती है। जब सी गर्म होता है ना तो कंडीशन वेट होती है और इस वजह से प्लांट का ग्रोथ बढ़ता है। ठीक है, तो ये वरी करने की बात है, ऑफकोर्स वरी करने की बात है। मॉसेस जो है ना वो कॉलोनाइज करते हैं बेयर रॉक और क्रिमेट को, और ये फाउंडेशन देते हैं ऑफ सॉइल दैट कुड बी माइल्डर कंडीशन एंड मेक कॉन्टिनेंट मोर फेवरेबल। देखो, आपको ना आपने पढ़ा होगा जब आप इकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो आपने पढ़ा होगा कि जब एक नया हैबिटेशन बनाना होता है ना, नया जगह में जाना होता है, तो मॉसेस और लाइकन्स ही होते हैं ना जो एकदम बेयर एरिया के अंदर हैबिटेशन लेकर के आते हैं, बेयर एरिया के अंदर स्टार्ट करके लेकर के आते हैं। तो वो अगर मॉसेस एक जगह आ गया तो फिर वो बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, और फिर और ज्यादा वेजिटेशन बढ़ेगी। मतलब मॉसेस लाइकन एक तरह से आपकी नींव है। जैसे घर घुसते हो तो मूवीज में दिखाते ना कलश पैर से मार के, तो मारने के बाद वापस से बढ़ता ही है ना घर पे लोगों का नंबर ताता, वैसा ही समझ लो। ठीक है, तो सॉइल इन अंटार्कटिका मोस्टली पुअर है ये और नॉन एग्जिस्टेंट है प्लांट लाइफ के लिए, क्योंकि उसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। लेकिन इस तरह के कंडीशंस की वजह से जब इन्वेसिव स्पीसी आकर के क्या करेंगे, नए नए जगह पे नया नया हैबिटेशन बनाएगी तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। प्लांट लाइफ रिड्यूस कर देगी अंटार्कटिक के पेनिसुला की टू एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये टर्म, क्या बोलते हैं इसको, एल्बिडो। बहुत बार एग्जाम में दिख जाएगा आपको, एल्बिडो। एल्बिडो 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 क्या होता है ना, रिफ्लेक्शन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो जितना रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे हीट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एल्बिडो आइस में बहुत ज्यादा होता है, वो हीट रिफ्लेक्ट कर गया तो गर्मी से अब्सॉर्ब नहीं हुआ तो ये पहाड़ नीचे गर्म नहीं होगा ना। तो हाई एल्बिडो में क्या होता है, ये हाई एल्बिडो ना आइस में बहुत हाई एल्बिडो होता है। तो अगर अंटार्कटिका में ये चीज बढ़ती रहे ना, वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे बढ़ते रहे, तो आइस तो खत्म होगा ना, तो एल्बिडो गिरेगा, लो एल्बिडो हो जाएगा। और लो एल्बिडो, एल्बिडो को यही मतलब है रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो एल्बिडो गिरेगा तो और ज्यादा गर्म ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए। नेक्स्ट न्यूज ये है, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करना चाहता है स्टैंडर्ड नेशनल एग्रीकल्चर कोड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रोसेस दिया है फॉर्मुलेट करने का नेशनल एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड कोड। ये क्यों करेगा, ये लाइन पे होगा एग्जिस्टिंग। हमारे पास, आपको पता हो, हमारे पास एक नेशनल बिल्डिंग कोड है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड है, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड होगा। इसके अंदर स्टैंडर्ड सेट की जाएंगी मशीनरी की, कौन सी मशीनरी यूज करेंगे फार्मर्स, इनपुट्स जो होता है जैसे फर्टिलाइजर वगैरह। बहुत सारे एरियाज ना अभी कवर्ड नहीं है बीआईएस स्टैंडर्ड के अंदर। कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है कि कितना पानी यूज करना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, उसके लिए कोड आएगा। ठीक है, ये कवर करेगा इंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम को और गाइडिंग नोट देगा फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये सर्व करेगा फार्मर्स और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के सेक्टर में। ठीक है, ये कोड दो पार्ट में आएगा। पहले में जनरल प्रिंसिपल होंगे सारे क्रॉप्स के लिए, और दूसरे में क्रॉप स्पेसिफिक होगा, पैडी के लिए अलग, व्हीट के लिए अलग, ऑयल सीड यानी तिलहन के लिए अलग, पल्सेस के लिए अलग। क्या कवर करेगा एनएसी, तो एनएसी कवर करेगा सारे एग्रीकल्चर प्रोसेसेस को, इनफैक्ट पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन को। आपने कटाई कर दी, जिसको हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उसको स्टोरेज भी तो करना होता है कि कौन सा क्रॉप सेलेक्ट करेंगे, लैंड प्रिपरेशन कैसे होगा, इरिगेशन कैसे होगा, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कैसे होगी, प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट कैसी होगी, प्राइमरी प्रोसेसिंग कैसे होगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैंने समझा दिया, सस्टेनेबिलिटी और रिकॉर्ड मेंटेनेंस। हार्वेस्ट कर लिया, कटाई कर ली, उसको रखना, उसको मार्केट तक पहुंचाना, इसमें ना सस्टेनेबिलिटी चाहिए, क्योंकि वहां पे खराब हो जाती है बहुत सारी फसल और बहुत लॉस होता है। कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें, पेस्टिसाइड कौन सा यूज करें, वीडीसाइड कौन सा यूज करें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एनएसी कवर करेगा सारे इमर्जिंग एग्रीकल्चर नई नई टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजीज कवर करेगी, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्रोन को, सॉफ्टवेयर को, सेंसर को, इन सबको कैसे यूज कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में इनोवेशन और प्रिसीजन फार्मिंग के लिए टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, जिसमें फार्मर प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है, देखो ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ जाता है। प्रिसीजन फार्मिंग देखो ये होता है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में क्या करते हैं ना हम लोग जो है वो रियल टाइम क्रॉप को देखते हैं, रियल टाइम में क्या क्रॉप में हो रहा है, वेदर का कंडीशन क्या है, सॉइल का कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें जब हम रियल टाइम में देखते हैं ना उसको प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि एकदम प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब एकदम सटीक। सटीक फार्मिंग कब हो पाएगा, जब आप रियल टाइम में देखोगे। अब भी मेरा मिट्टी कैसा है, अब वो 100 साल पुराने कोड पे चलोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये इसके कुछ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि नेशनल कोड बनाएंगे जो कवर करेगा एग्रीकल्चर को, वो सब मैंने बता दिया। इनेबल करेगा क्वालिटी कल्चर इंडियन एग्रीकल्चर में, पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा, क्रिएट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन कम्युनिटी के लिए, फार्मिंग कम्युनिटी के लिए गाइडलाइन देगा, इंटीग्रेट करेगा इंडियन स्टैंडर्ड्स को, जो बोलेगा कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, एड्रेस करेगा हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट एग्रीकल्चर का, जैसे कि स्मार्ट फार्मिंग। अब ये भी एक टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है। स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस करवाने की बात करेगा, जिसमें ट्रेसिबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लाई जाएगी, ठीक है। प्रपोज टाइमलाइन क्या है, तो बीआईएस जो है वो फॉर्मुलेट कर दिया है स्ट्रैटेजी, जो कि पैनल होगी 14 से 12 लोगों की, वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एरियाज में 14 से 12 स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एरियाज में ये पैनल ड्राफ्ट करेगा कोड को, और ये 2025 के अक्टूबर तक आ जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म के अपार्ट फ्रॉम एनएसी, बीआईएस जो है एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स। इसमें सेलेक्टेड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कंट्रीज की होंगी वो एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करेंगे अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी की, किसके साथ, एनएसी के साथ मिलकर। इसमें क्या होगा, नए नए फार्म्स को, स्पेशलाइज फार्म्स को डेवलप किया जाएगा। प्रीमियम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स आएंगी, कौन कौन सी, आईएआरआई आपने सुना होगा, ये सारी इंस्टीट्यूशन साथ में आएंगे और ये लोग वर्क करेंगे। देखो आरएनडी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह की चीजों को बढ़ाने के, रिसर्च करना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। हम लोग चाइना से सीख सकते हैं, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एसएडीएफ, जो एसएडीएफ है ना, स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म, ये चाइना ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा है, तो हम लोग वहां से सीख सकते हैं। हमारा राइवल कोई भी हो, सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका है कि शेपर ऑफ द टुमारो, रतन टाटा ग्रुप के बारे में है कि किस तरह से उन्होंने फ्यूचर देखा था, उन्होंने किस तरह से ग्लोबल और कंज्यूमर लोगों की हेल्प करी थी। टीसीएस, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, टाटा की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, मोटर है, टाटा की आईटी कंपनी है, 95% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसयूवी की गाड़ियां वगैरह भी, लग्जरी व्हीकल, जैगुआर, लैंड रोवर, ये सारे के सेल्स जो है वो टाटा ही करता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि वेडल सी कहाँ पे रिसेंटली आप बहुत न्यूज में सुन रहे हो, वो कहाँ पाया जाता है, आर्कटिक में, नॉर्वे में, अंटार्कटिक में, या सेंट्रल अमेरिका में। और रही बात कल के क्वेश्चन ऑफ द डे में, तो कल मैंने आपसे पूछा था कि पहला ईवीएम जो है वो कहाँ पे मतलब कब यूज हुआ था इंडिया में, राइट। तो पहला ईवीएम जो है वो यूज करते हैं हम लोग 1902 में, ठीक है, 1982 में। तो वो आपका आंसर है और बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, सो वेरी गुड। आज की क्लास के लिए इतना ही, और मेरा टैबलेट मर जाए मेरे क्लासेस खत्म करने से पहले, उससे पहले मैं आप लोगों को बोलती हूँ हैव अ वेरी नाइस डे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।